साथियों नमस्कार। आज हमारी जो है यूटेट सीटेट को लेकर जो हमारी क्लास चल रही थी, जो आपने कल देखी होगी मैथ्स पेडागोजी की, उसकी जो सेकंड क्लास आएगी वो कल आएगी, जिसमें हम डिफरेंट सिनेरियोस पढ़ेंगे। उसमें पेडागोजी से रिलेटेड जो पुराने जो पेपर में क्वेश्चंस भी आए हैं वो भी देखेंगे, और बाकी जो हमारी क्लास चल रही थी उसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। जो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, आज हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, और नंबर सिस्टम के अंदर हम नंबर्स को जानेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन से हम नंबर्स को पढ़ने वाले हैं और कौन से नंबर मिलकर क्या नंबर बनाते हैं, इनके बारे में जानेंगे। और अलग अलग नंबरों की हम परिभाषाओं को जानेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल को जानेंगे, ताकि हमारा जो है माइंड एकदम और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए कि ये संख्याएं ये होती हैं और इन संख्याओं को हम इस नाम से जानते हैं। क्योंकि आप लोग अगर उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स आती है, तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो मैं मेथड्स यूज कर रहा हूँ इसमें, जो ट्रिक्स हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही आसान है और आपके पेपर में जो है बहुत ही फायदेमंद होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम है, जिसके अंतर्गत हम जो है कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं के बारे में जानेंगे, रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, इनके बारे में जानेंगे, और इनके अंतर्गत और क्या क्या संख्याएं आती है उसके बारे में जानेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो ये एग्जाम मैंने एग्जामों के नाम लिख रखे हैं। ये एग्जाम जो है, ये जो टॉपिक्स जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप उत्तराखंड आरओ की तैयारी कर रहे हो, यूकेपीएससी की, सीटेट की, सीपीओ की, उत्तराखंड एसआई की, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करवाऊंगा अपने चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। पहले समझ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, यानी कि इसके दो लड़के हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर को हम कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, एक्चुअली में जो हमारे सामने है, जो हमें दिखाई देती है। और इमेजिनरी नंबर वो हो गए जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे हम लिख सकते हैं ना, आयोटा के रूप में लिखते हैं ना, वो हमारी काल्पनिक संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा -1, इसे हम क्या लिखते हैं? आयोटा लिखते हैं ना। तो यही तुम्हारा क्या होता है? काल्पनिक नंबर होते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं जिन्हें कहते हैं, जो दो प्रकार की होती है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट आपने क्लास 8 में आपने पढ़े भी होंगे। रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्याएं जिन्हें कहते हैं, और अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं पहले, क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर एक्चुअली में होते क्या है। रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और इन्हें होती क्या है और कैसे हम फाइंड करेंगे कि यह रेशनल नंबर है, कैसे पहचानेंगे, क्या तरीके हो सकते हैं इसको पहचानने के। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? रेशनल नंबर हमेशा पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, किसकी फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू की फॉर्म में। और क्यू जो होगा जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर बोले तो पूर्णांक। ठीक है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, जीरो नहीं होगा, पी हो सकता है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, यानी कि पी और क्यू यहाँ पर इंटीजर होने चाहिए, और क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, जैसे मैंने लिख दिया 2/3, जैसे मैंने लिख दिया 4/6, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर। क्योंकि इन्हें हम कहीं ना कहीं किसकी फॉर्म में लिख पा रहे हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और हमें पता है 1 और 2 दोनों क्या है? इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स। तो बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। इसके बाद अगला है परिमेय संख्याओं को दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर रखा है। देख लेते हैं कौन कौन सी है। परिमेय संख्या के अंतर्गत भी दो संख्याएं आती है, एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कि टर्मिनेटिंग का मतलब जो टर्मिनेट होते होते रुक जा रही है। जैसे हमने बोला जैसे √4, इसका जो है क्या होगा? √4 का जो वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा ना। तो अब कोई पूछेगा क्या हमारे पास ये भी एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये क्या है? एक आपकी परिमेय संख्या है। अगला सवाल अगर आपसे पूछ ले कि कोई एक ऐसी टर्मिनेटिंग संख्या बताओ, जैसे मैंने लिख दिया 2/3 लिखा। ठीक है, अगर मैं इसको काटूं तो कहीं ना कहीं ये क्या होगी? इससे कटते कटते कटेगी नहीं पूरी। 3 6 18, 3 6 18 हम करते करते रहेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो जाएगा? रिपीट होते रहेंगे नंबर। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम दो संख्याओं को समझ लेते हैं जो कि होती है, जैसे हमने लिख दिया 0.3333 चलते रहेगा। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही है और रिपीट हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग संख्या। तो ये किसका पार्ट है? रेशनल नंबर का पार्ट है। इसको हम और चीज ऐसे भी समझ लेते हैं, 1 2 1 1 2 1 1 2 1 ऐसे ऑन शो ऑन इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट नहीं हो रही है और रिपीट भी हो रही है। नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, देखो 121 121 121। तो ये क्या है? आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, यानी कि आपका क्या है? रेशनल नंबर है। समझ में आया?
और जैसे हमने बोला, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 6/10, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 0.6 हो जाएगा ना, टर्मिनेट हो जा रहा है नंबर। टर्मिनेट का मतलब हो रहा है कि संख्या आगे नहीं बढ़ रही और रुक जा रही है एक नंबर के बाद, 0.2, 0.3 या 2-3 नंबरों के बाद, दशमलव के स्थान के बाद वो रुक जा रही है, तो उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। तो ये भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कंसेप्ट समझ में आया आपके। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो रही है और रिपीट भी हो रही है, जैसे हमने लिख दिया 0.666 और चलते रहा एंड सो ऑन, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर के दो पार्ट हमने देखे। तो इसके बाद देख लेते हैं और क्या बोला गया है। इसके बाद रेशनल नंबर के अंतर्गत 3 पार्ट और आते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के 3 हिस्से और भी हैं, यानी कि देखिए एक इंटीजर हो गया और एक फ्रैक्शन हो गया और एक डेसिमल नंबर हो गया। डेसिमल नंबर आपको मैंने अभी बताया 0.2, 0.6, 0.4, ये सभी क्या होता है, डेसिमल नंबर, और इन्हें एक्चुअली में हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। तो पेपर में आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, क्या डेसिमल नंबर परिमेय संख्याएं होती है? तो आप लिख सकते हैं हाँ, हमने तो अभी देखा ना इसी का हिस्सा है, तो हाँ, रेशनल नंबर क्या है, डेसिमल नंबर। क्या फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकता है? हाँ, कोई भी भिन्न रेशनल नंबर की फॉर्म में होती है। ठीक है, उसके बाद इंटीजर, हम कैसे पहचानेंगे कि संख्या इंटीजर है या नहीं? जैसे हम जिस नंबरों को नंबर लाइन में शो कर पा रहे हैं ना, जैसे मैंने लिखा 0, 0 के इधर क्या होता है -1, -2, और इधर क्या होता है +1, +2 होता है ना, तो ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जिसके अंतर्गत माइनस भी आ जाता है, 0 भी आ जाता है, और +1, +2 और सारी धनात्मक संख्या और सारी ऋणात्मक संख्या संग 0, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। समझ में आया? और इंटीजर्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो नेगेटिव इंटीजर, ये पूरा क्या किसका हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया पूरा नेगेटिव इंटीजर का, जिससे हम कहते हैं -1, -2, -3, ये सभी क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। इसका दूसरा हिस्सा होता है होल नंबर। कैसे पहचानेंगे? हमने देखा कि ये जो हिस्सा है -1, -2, -3 वाला, इसे तो हमने एक नाम दे दिया ना, नेगेटिव इंटीजर। अब ये बचा हुआ नंबर क्या है, इसको भी तो कोई नाम देना पड़ेगा, इसको हमने नाम दिया होल नंबर। क्या नाम दिया? होल नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। पूर्ण संख्या कब हो जाती है? जब किसी भी नेचुरल नंबर में जीरो को हम सम्मिलित कर लेते हैं या इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा होल नंबर। और जैसे ही उस होल नंबर से हम 0 हटा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, नेचुरल नंबर। तो होल नंबर के ही दो हिस्से मैंने बनाए, एक 0 और एक नेचुरल नंबर। 0 तो अपने आप में 0 है, 0 जब होल नंबर से हट जाएगा, जैसे 0, 1, 2, 3, ये क्या है, होल नंबर है ना, और जैसे ही 0 हट गया तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये क्या चलेगा, इन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि रेशनल नंबर के सारे हिस्से हैं, ये रेशनल नंबर का ही पार्ट है, यानी कि सब रेशनल नंबर की क्या है, वंशज, यानी कि सब क्या, इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, ये सब किसका सबसेट है, रेशनल नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन में पेपर में कैसा भी आ सकता है, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगला एक चीज समझ लेते हैं, रह गया था हमारा इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। इसको हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में होती क्या है, काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। तो इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो उसे कहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, और साथ ही साथ क्या होती है, नॉन रिपीटिंग भी होती है। ठीक है, यानी कि वो रिपीट नहीं होगी, ना टर्मिनेट होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। आपने पेपर में उस टाइम पढ़ा भी होगा क्लास 8th में कि प्रूव कीजिए कि √3 अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, और हमें पता है कि √3 का मान कितना होता है, 1.732 एंड सो ऑन चलते रहता है ना। तो इसे हम कहते हैं कि अपरिमेय संख्या, यानी कि देखो टर्मिनेट भी नहीं हो रही, खत्म भी नहीं हो रही है, नॉन रिपीटेड, देखो रिपीट भी नहीं हो रही है ना। तो इसको पहचानने का तरीका यही है। और रेशनल नंबर को पहचानने का तरीका क्या होगा, टर्मिनेट तो नहीं हो रही होगी, लेकिन साइड बाय साइड क्या हो रही होगी, रिपीट हो रही हो, कोई ना कोई नंबर जो हो रहे हो रिपीट मतलब वो बार बार वही नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, और रेशनल नंबर पहचानने का तरीका क्या होगा, एक तो मैंने बताया टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी, और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन अपरिमेय संख्या को पहचानने का तरीका क्या, ना तो वो टर्मिनेट हो रही होगी, ना ही रिपीट हो रही होगी। समझ में आया ना, वो खत्म होगी, एंड तक चलते रहेगी। समझ, टर्मिनेट का मतलब उस नंबर को हम डिवाइड करते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे, एंड हो जाएगा, लेकिन ये टर्मिनेट होना रुकेगा नहीं। और नॉन रिपीटिंग, ना वो नंबर रिपीट हो रहा होगा। ऐसे ही √2 की बात है, ऐसे ही √5 की, ऐसे ही √7 की, सारे नंबर क्या है आपके, अपरिमेय संख्या। तो इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ना ये खत्म होती है, ना ही ये रिपीट होती है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ेंगे, अभी हमने होल नंबर के पार्ट देखे ना, तो होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर को हम पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, और नेचुरल नंबर के अंदर हम पढ़ेंगे विषम संख्या। क्या क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या, सम संख्या, ये सब किसके अंदर आ रही होंगी, ये सब नेचुरल नंबर के हिस्से हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर,
कोई भी ऑड नंबर नेचुरल नंबर होगा, कंपोजिट नंबर भी नेचुरल नंबर होगा, प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर होगा। यानी सारी अभाज्य संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या। और सारे कंपोजिट नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। अभी हम इन सब के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में ये होती क्या है, इन्हें कैसे बनाई जाती है, तो सारी चीजें पढ़ेंगे आगे हम लोग। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। एसएससी का आप एग्जाम उठा लीजिए, चाहे यूटेट का एग्जाम हो रहा है, सबको मैंने सम्मिलित करते हुए इसमें डालें और ये पेपर में कहीं ना कहीं आए और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको देखिए, उनको समझिए। और ये भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं जब पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम का एग्जाम का प्रेशर ही इतना होता है कि चीजें समझ में नहीं आती। हमने भले पढ़ा होगा लेकिन कम चीजों को समझ में नहीं आती कि यार दे क्या दिया इसने। तो इससे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो संख्या है जो वास्तविक संख्याओं का उपसमूह यानी कि रियल नंबर का सबसेट है, ऐसी एक संख्या हमको बताइए। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि रियल संख्या क्या क्या हो सकती है? अपरिमेय भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, लेकिन सम्मिश्र नहीं होती। क्योंकि रियल नंबर ही तो क्या है? कंपोजिट नंबर के ही तो दो पार्ट होते हैं ना। हमने अभी पढ़ा ना, सम्मिश्र संख्या पढ़ा ना अभी हमने। जो सम्मिश्र संख्याएं होती है उसी का तो हिस्सा होता है रियल नंबर। और क्या? इमेजिनरी नंबर, यही तो पढ़ा ना अभी हमने। तो वास्तविक संख्याओं का सबसेट ये कैसे हो सकता है? ये तो क्या है? इनका पापा है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याओं का उपसमूह, यानी कि वास्तविक संख्या इनमें से कौन कौन सी? अभी हमने पढ़ा परिमेय भी है, परिमेय भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन सम्मिश्र क्या है? इसका सबसेट नहीं है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सम्मिश्र। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वास्तविक संख्याओं के समूह में निम्न में से कौन सा शामिल है? यानी कि रियल नंबर के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, अभी देख लेते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा था ना, रियल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आता है। रियल नंबर के अंतर्गत हमने देख लिया था अभी हमारे अंदर क्या क्या आया था, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब पढ़ा था ना। तो इसके अंदर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है हमसे। वास्तविक संख्याओं के समूह में निम्न में से कौन सा शामिल है? देखिए रेशनल और इरेशनल दोनों शामिल है। ये सिंगल अवेलेबल नहीं है, ये भी सिंगल शामिल नहीं है, साथ ही साथ इसके साथ दोनों शामिल है इसके अंदर। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। तो इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला गया। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या होगा? यानी किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? आप खुद ही देख लीजिए। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई भी ले लीजिए, √7 ले लीजिए, चाहे √11 ले लीजिए, राइट, √13 ले लीजिए, इनका जो स्क्वायर रूट होता है ऑब्वियस सी बात है सीधे सीधे अपरिमेय होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अभी पढ़ा हमने ना, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल, बहुत अच्छी परिभाषा भी है। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है? कौन सी हो सकती है, आप खुद बताइए। इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है? देखिए ये वास्तविक है, ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक, सारी संख्याएं वास्तविक है, लेकिन पूछा है कि परिमेय नहीं है। देखो ये तो परिमेय होगी, ये भी अपने आप में परिमेय होगी। -2/1 ये भी अपने आप में परिमेय। अभी बताया ना मैंने कि सारी जितने भी परिमेय संख्या जिन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो बचा क्या ऑप्शन? ये 7 का वर्गमूल। तो ये क्या है? परिमेय नहीं है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी कि इर्रेशनल नंबर। अगला बोला गया, एक क्विज है जिसमें एक छात्र से एक संख्या ज्ञात करने को कहा गया जो कि परिमेय भी होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 3 से छोटी होनी चाहिए, और उसका वर्ग क्या होना चाहिए? इर्रेशनल होना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो ऑप्शन आपको दे रखे, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो आप देखिए, √5 हमने क्या पढ़ा था? √5 कहीं ना कहीं आपके पास क्या है? इसका अगर हम √5 निकालेंगे तो 2 के आसपास आएगा, यानी कि 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। इसको वेरीफाई कर रहा है। √5 क्या है अपने आप में? क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं। परिमेय संख्या होगी ये? नहीं। ये तो इसको कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, पहली कंडीशन को हटा लेते हैं। अगला देख लेते हैं, तो तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तो कर नहीं रहा है पहली वाली कंडीशन, क्योंकि अपने आप में अपरिमेय संख्या होगी ना। अगला देख लेते हैं 2.5। देखिए 2.5 परिमेय भी है, 2 से बड़ा है, 3 से छोटा, ये भी वेरीफाई हो रहा है, और जिसका वर्ग अपरिमेय होगा। अगर हम इसका वर्ग कर दें, इसका अगर हम वर्ग कर दें तो क्या अपरिमेय आएगा? ऑब्वियस सी बात है परिमेय आएगा। तो ये जो है तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। अगला देख लेते हैं, √4.5। देखिए अपने आप में ये क्या है? 2 से बड़ा, अगर इसका रूट निकालेंगे 2 से बड़ा 3 से छोटा आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन जब आप इसका वर्ग करेंगे क्या वो अपरिमेय आएगा? इसका वर्ग कीजिए, 4.5 हो जाएगा, तो वो क्या अपरिमेय आएगा? ये तो परिमेय आ गया। तो यानी कि ये भी इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर आप देखेंगे √3+1, ये अपने आप में क्या है? इसका √3 अगर हम निकालेंगे तो 1.73 + 2 करेंगे तो संख्या 2 से बड़ी भी आएगी, 3 से छोटी भी आएगी।
अगर हम इसका वर्ग कर दें √3 + 1, इसका अगर हम वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा 3 + 1 + 2 √3। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं फिर से हमें क्या संख्या मिल जाएगी, अपरिमेय, और ये संख्या अपने आप में क्या है, परिमेय है। तो ये सीधे सीधे तीनों सेटिस्फाइड को संख्याओं को जो है, तीनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, सही कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में हमेशा फंसते हैं भाषा से रिलेटेड। और कल की क्लास आपने मैथ्स पेडागोजी की देखी होगी, तो उसमें हमने नेचर ऑफ मैथ्स पढ़ा था। कई हमने साइंटिस्टों के और सही से शिक्षाविदों के बारे में देखा, उन्होंने क्या बोला गया था नेचर ऑफ मैथ्स के बारे में, क्या बोला था, उसके बारे में क्या क्या आगे परिभाषाएं जो पेपर में देखी जाती है वो हमने देखी थी। तो ये वाली क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। धीरे धीरे हम नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई चीजें लेके आएंगे जो एग्जाम से ओरिएंटेड होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी आप लोग बताइएगा आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी मैं अपने चैनल में वीडियो में डालते रहूंगा धीरे धीरे। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।